हेलो नमस्कार, मैं गौतम सर। आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए सीरीज के साथ आप हमारे सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। ये ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित क्वेश्चन है जी? ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए और बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो जो हमारे शरीर के अंदर में, जो हमारे ब्रेन के अंदर में तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ लिखा गया है कि प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी? प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी? 2 भागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है जी? तो 2 भागों में बांटा गया है। वैसे 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें आपको पता है पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला कौन सा होता है जी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा कौन सा होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तीसरा कौन सा होता है जी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अच्छा, लेकिन इसने बोला है कि मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं जी? 2 भागों में बांटते हैं। एक है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। चलिए हम आपको इमेज से दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या है जी? दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगर हम लोग बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, किसका बात करें जी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर में आपके 2 हिस्से आते हैं। एक ब्रेन, एक हिस्सा आपका आता है ब्रेन यानी मस्तिष्क, और दूसरा होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब क्या है जी? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। अच्छा, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो आपको पता होगा कि रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ के हड्डी के अंदर में इस तरह की तंतु या नसें पाई जाती हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं जी? मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है इसे द्वितीयक ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? द्वितीयक ब्रेन भी कहा जाता है। अच्छा, द्वितीयक ब्रेन क्यों कहते हैं? चूँकि आप कभी ध्यान दिए होंगे, जब आप रास्ते से मान लीजिए जा रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं। अब जब बात कर रहे हैं तो आपका दिमाग जो है उसके ख्यालों में है कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, सारे ख्याल में है। लेकिन पता चला कि आगे में थोड़ा सा गड्ढा आ गया, थोड़ा सा क्या हो गया जी? गड्ढा आ गया। तो आप लगता है कि आप गिर जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आगे की तरफ गिर जाएंगे। ऐसा होने का रीज़न क्या है? क्योंकि आपके शरीर को नियंत्रित करने का काम किसका है? मस्तिष्क का है। और आपका मस्तिष्क जो है बिजी है, किस में? बात करने में बिजी है। तो उस वक्त जिम्मेदारी दे देता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। किसको जिम्मेदारी दे देता है जी? स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुरज्जु को जिम्मेदारी दे देता है। लेकिन आपको पता है कि ओरिजिनल होता है और उसका फोटोकॉपी होता है। वो नियंत्रित तो जरूर कर लेता है, लेकिन उतने अच्छे से नियंत्रित नहीं कर पाता है। अच्छा, दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका, क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने हिस्से हैं? मस्तिष्क, और दूसरा कौन सा? मेरुरज्जु। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा कौन है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है आपका ब्रेन से निकलने वाली नसें, ब्रेन से निकलने वाले तंत्रिका तंत्र, और मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिका तंत्र किसके हिस्से में आते हैं जी? परिधीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से में आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि ग्रे मैटर से संबंधित सही कथन कौन सा है?
ग्रे मैटर से संबंधित सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिकाओं द्वारा बना द्रव्य। अगला है अनुमस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिकाओं द्वारा बना द्रव्य। अगला है तंत्रिकाओं के कारण इनके रंग धूसर होता है, इनका रंग तंत्रिकाओं के कारण इनका रंग धूसर होता है। अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा मस्तिष्क है, मान लीजिए कि ये हमारा मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क में दो चीज़ें पाई जाएंगी, एक ग्रे मैटर और दूसरा वाइट मैटर। एक आपका ग्रे मैटर पाया जाएगा, एक आपका ग्रे मैटर पाया जाएगा और दूसरा आपका वाइट मैटर पाया जाता है। कौन सा मैटर पाया जाता है जी? वाइट मैटर पाया जाता है। जैसे हम आपको फिगर से दिखाने का प्रयास करते हैं कि ग्रे मैटर क्या है और वाइट मैटर क्या है। अगर आपका ये मान लीजिए ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर में जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है, ब्रेन के अंदर में ये वाला जो भाग है, ऐसे ये वाला जो भाग है, ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला भाग जो है कौन सा है? ग्रे मैटर है। क्या है जी? ग्रे मैटर है। अच्छा, और जो बीच में वाइट वाला भाग है, बीच में जो वाइट वाला भाग है, जो बीच में ये वाइट वाला भाग है, ये क्या है जी? वाइट मैटर है। क्या है जी? वाइट मैटर है। अब ग्रे मैटर क्या है जी? ये मोस्टली न्यूरोनल सेल बॉडीज का बना होता है या न्यूरॉन्स का मुख्य रूप से बना होता है। ये क्या करता है? प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, कंट्रोल मोमेंट, मेमोरी एंड इमोशन। यानी कहने का मतलब जो है, ये मुख्य रूप से आपके मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, मेमोरी को कंट्रोल करेगा और इमोशन को कंट्रोल करेगा। इमोशन का मतलब है कि किसी के लिए किसी का गम है, खुशी है, हंसी है, दुख है, ये ईर्ष्या है, ये सारी चीज़ें क्या करेगा जी? नियंत्रित करता है। ठीक। जबकि वाइट मैटर क्या करता है? वाइट मैटर जो मोस्टली माइलिनेटेड एक्सॉन्स से होते हैं और ये जो है क्या करता है? कनेक्ट करता है ब्रेन को, रीजन टू हेल्प यू विथ लर्निंग करेगा, अटेंशन एंड मोटर कंट्रोल। यानी ये लर्निंग में, कंट्रोल में, ये सारी चीज़ों में क्या करता है जी? नियंत्रित करता है। ठीक। तो आपसे क्वेश्चन ये था, आप इसके बारे में हमने बता दिया, और आपसे क्वेश्चन क्या था? आपसे क्वेश्चन ये था कि ग्रे मैटर से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो अगला है प्रमस्तिष्क के बाहरी भाग तंत्रिकाओं द्वारा बना द्रव्य। बिल्कुल, द्रव्य तो है। ठीक। अगला है आपका अनुमस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिकाओं द्वारा बना, तो बस ठीक है, ये भी बात सही है, तंत्रिकाओं द्वारा बना होता है। अगला, तंत्रिकाओं का रंग इनका कैसा होता है? धूसर होता है। चूंकि ग्रे है तो कैसा होगा? धूसर होगा। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि उपयुक्त में से सारे के सारे आंसर्स क्या हैं जी? सही हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसे द्वितीयक ब्रेन के नाम से जाना जाता है? किसे सेकेंडरी ब्रेन के नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें सेकेंडरी ब्रेन के बारे में, तो सेकेंडरी ब्रेन तो प्राथमिक है, प्राइमरी है। ब्रेन क्या है जी? प्राइमरी ब्रेन है। क्या है जी? प्राइमरी ब्रेन है। तो ये तो नहीं हो सकता। तो अगला कौन सा हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड होगा। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या है जी? मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड का क्या मतलब है जी? मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड का क्या मतलब है? मेरुरज्जु। तो क्वेश्चन है किसे द्वितीयक ब्रेन के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक ब्रेन के नाम से स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु को जाना जाता है। किसको जाना जाता है जी? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो चूंकि आपको पता है क्रेनियम क्या है जी? सुरक्षा कवच है। क्रेनियम क्या है जी? सुरक्षा कवच है। क्या है जी? सुरक्षा कवच है। किसका? ब्रेन का। किसका जी? ब्रेन का। यह ब्रेन यानी मस्तिष्क का क्या है जी? सुरक्षा कवच है। और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है जी? 8 होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। तो क्रेनियम जो है सुरक्षा कवच है। किसका? ब्रेन का। और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हड्डियों की संख्या 8 होती है। अच्छा,
अगर आपसे इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या आपकी 29 होती है। कितनी होती है जी? 29 होती है। अब 29 में से कौन कौन कितना कितना और कहाँ कहाँ कितना होता है वो भी देख लीजिए। चलिए, अगर हम लोग बात करें मस्तिष्क में तो आपका क्रेनियम यानी कपाल, क्रेनियम यानी कपाल, इसको आप क्रेनियम कहिए, कपाल कहिए। तो क्रेनियम में इसकी संख्या कितनी हो गई? 8। क्रेनियम में इसकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारा ये वाला भाग आता है चेहरा। अगला भाग कौन सा है जी? चेहरा। च से चेहरा, च से 14, च से चेहरा और च से कितना हो गया जी? 14। 14 और 8 कितने हो गए? 22। अगला होता है आपका कान। अगला भाग कौन सा है जी? कान। अगला भाग कौन सा है जी? कान। और कान में हड्डियों की संख्या 3 और 3 कितने हो जाते हैं जी? 3 और 3, 3 और 3, 3 और 3 आपका 6 हो गया। और एक होता है गले की हड्डी। एक कौन सी होती है जी? गले की हड्डी, जिसे हम हायड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? हायड के नाम से जानते हैं। तो देखिए मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितनी है? 29, जिसमें क्रेनियम यानी कपाल में 8, चेहरा में 14, कान में 3 3 6 और गले की हड्डी कितनी हो गई? 1। तो कुल मिलाकर मस्तिष्क में, अब आपसे क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितनी? 29। मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या 29। कपाल में 8, क्रेनियम या कपाल में कितना हो गया? 8। च से चेहरा, च से 14, 14 और 8 कितने हो गए? 22। 3 इस कान में, 3 इस कान में कितने हो गए? 6। ठीक, 28 हो गए। और एक हो गया आपका कौन सा? गले की हड्डी, जिसे किस नाम से जानते हैं जी? हायड के नाम से जानते हैं। किसे, जिसे किस नाम से जानते हैं जी? हायड के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि बताइए खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? अगला एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होगी। तो आप बताइए, बचपन में हम सब लोग जो गांव में जादू वादू दिखाने आते थे तो बोलते थे कि ये तेलिया का मसान है। क्या बोलते थे जी? ये तेलिया का मसान है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो वो हड्डी बचा रहता था, क्या उसमें कान होता था? क्या नहीं होता था? कान नहीं है तो फिर क्या बचा हुआ है? चेहरा बचा हुआ है और ऊपर से क्या बचा हुआ है? कपाल बचा हुआ है। तो आप बताइए, ऊपर वाला बचा है का मतलब 8 और चेहरा बचा हुआ है का मतलब 14, यानी इसमें संख्या कितना होगा जी? 22 होगा। यानी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो 22 होगी। फिर से सुन लीजिए, अब आपका क्वेश्चन था। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हमने आपको एक साथ में बता दिए कि मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो हड्डियों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी होगी? 8। पूरे मस्तिष्क में अगर पूछेगा तो कितना हो गया? 29। क्रेनियम में 8, चेहरा, च से चेहरा, च से 14, 3 और 3 कितने हो गए? 6 और एक गले की हड्डी। ठीक, लेकिन अगर पूछ देगा खोपड़ी में, क्या पूछ देगा जी? खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 8 + 14 बराबर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। आप लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है आपका फिर से वही क्वेश्चन हो गया है, दोबारा हो गया है वो क्वेश्चन, फिर से आ गया है कि तंत्रिका तंत्र के 2 प्रकार के नाम क्या हैं? तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा है जी? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से दोनों होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको फिगर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किए थे, देख लीजिए। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा है जी? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा है जी? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चार हो गया था, 5 हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि बताइए, आप खुद बताने का प्रयास करिए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु कौन से तंत्रिका तंत्र में आते हैं? पहला ऑप्शन है आपका कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा क्या है जी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चौथा है इनमें से कोई नहीं।
चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? मस्तिष्क और मेरुरज्जु की, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। किस में आते हैं जी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। तो आपका आंसर क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, वह जंतु कौन सा है जिसमें न्यूरॉन पाया जाता है परंतु मस्तिष्क अनुपस्थित होता है? वह जंतु कौन सा है जिसमें न्यूरॉन पाया जाता है परंतु मस्तिष्क अनुपस्थित होता है? तो मस्तिष्क अगर अनुपस्थित का बात किया जाएगा तो ये जो है हाइड्रा में होता है। किस में होता है जी? हाइड्रा में होता है। चूँकि हाइड्रा में नर्व्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी? नर्व्स पाए जाते हैं। और हाइड्रा जो है निडरिया संघ में आता है। कौन से संघ में आता है जी? निडरिया संघ में आता है। अब आप कहेंगे कि निडरिया क्या मतलब है? तो अगर जंतु जगत है, कौन सा जगत है जी? जंतु जगत है। तो जंतु जगत को 11 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी? 11 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पोरीफेरा। पहला कौन सा है जी? पोरीफेरा। पहला कौन सा है जी? पोरीफेरा। दूसरा है आपका निडरिया। दूसरा कौन सा है जी? निडरिया। तीसरा है आपका टोनीफेरा। अगला कौन सा है जी? टोनीफेरा। चौथा है हेलमेंथिस या प्ले हेलमेंथिस। प्ले हेलमेंथिस, हेलमेंथिस, प्ले हेलमेंथिस या हेलमेंथिस। अगला है आपका नीमोटोडा। अगला कौन सा है जी? नीमोटोडा। अगला कौन सा है? नीमोटोडा। अगला है आपका एनालिडा। अगला कौन सा है जी? एनालिडा। एनालिडा के बाद अगला आपका संघ होता है मोलस्का। अगला कौन सा है जी? मोलस्का। मोलस्का के बाद अगला आपका संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद अगला आपका संघ है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद अगला संघ है हेमिकार्डेटा। अगला संघ कौन सा है जी? हेमिकार्डेटा। अगला संघ है हेमिकार्डेटा और 11वां है कार्डेटा। अगला कौन सा है जी? कार्डेटा। तो जंतु जगत को इस तरह से 11 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी? 11 भागों में बांटा गया है। पोरीफेरा, निडरिया, टीनोफेरा, प्लेहेलमेंथिस, निमोटोडा, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, इतने भागों में बांटा गया है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ सवाल भी आपको बता दे रहे हैं। जब ये चीज़ें लिख दी हैं तो चलो कुछ चीज़ें बता देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम जंतु जगत कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम है पोरीफेरा। सबसे प्राचीनतम कौन सा है जी? पोरीफेरा है। सबसे प्राचीनतम संघ कौन सा है या फाइलम कौन सा है? तो पोरीफेरा है। अच्छा, अब प्राचीनतम होगा इसका मतलब है कि ये जो है नॉन मोटाइल होंगे। क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे, मतलब गतिशील नहीं होंगे। गतिशील नहीं होंगे का मतलब है कि ये किसी न किसी सहारे के साथ रहते होंगे। तो ये जो है पत्थर या चट्टान के सहारे रहते हैं। अब ऐसे ही लगा हुआ है, इसी तरह से खड़ा है, इसको कोई आता पता नहीं है कि घूमना भी है, नहीं घूमना है, क्या करना है। क्यों? चूँकि ये सबसे प्राचीनतम है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम संघ भी कौन सा है? तो पोरीफेरा है। कौन सा है जी? पोरीफेरा। अच्छा, अगला पॉइंट अगर पूछेगा कि ये 9 तक यानी पोरीफेरा, निडेरिया, टीनिफेरा, प्लेहेलमेंथिस, निमोटोडा, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा तक रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। यानी इन 9 में रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। इनमें रीढ़ की हड्डी क्या होती है जी? अनुपस्थित होती है। जबकि रीढ़ का हड्डी बनना शुरू होगा। क्या करना शुरू होगा जी? बनना शुरू होगा। कहाँ पर? हेमिकार्डेटा में। कहाँ पर बनना शुरू होगा? हेमिकार्डेटा में। जबकि कार्डेटा में पूरी तरह से परिपक्व होगा। पूरी तरह से क्या होगा जी? परिपक्व होगा। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कितने संघ हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो 9 है। कौन कौन है? तो आपके सामने लिखा हुआ है। किसमें बनना शुरू होता है? तो हेमिकार्डेटा से।
किससे बनना शुरू होता है? हेमिकार्डेटा से। किसमें बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया, एकदम फिक्स हो गया पूरी तरह से, तो परिपक्व हो गया किसमें जी? कार्डेटा में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। एक दो पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो आपका मोलस्का संघ है और आर्थ्रोपोडा, अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा जंतु यानी एनिमल किंगडम का फाइलम कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा फाइलम अगर पूछेगा, सबसे बड़ा फाइलम अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा है। जबकि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है जी? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम अगर आपसे पूछेगा तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आपका मोलस्का है। यानी कि कहने का मतलब है कि जंतु जगत में सबसे बड़ा फाइलम या संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। जबकि दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है जी? मोलस्का है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको हाइड्रा का दिखा देते हैं, ठीक। चलिए तो आगे बढ़े। देखिए ये जो है आपके नर्व्स नेट हैं, जो किस में है जी? ये जो है आपका हाइड्रा है। ये आपका क्या है जी? हाइड्रा है। यहाँ से अगर क्वेश्चन और भी पूछे जाएं तो आपसे और अन्य क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कहेगा कि ये बताइए, ये जो बड है, ये जो बड निकला हुआ है, ये जो हाइड्रा में बड निकला हुआ है, ये किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो याद रखिएगा, मुकुलन विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा जनन करता है जी? तो जनन करेगा कौन से विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा ये अपना जनन करता है। अच्छा, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये नर्व्स तो बहुत सारे हैं, ऐसे देख लीजिए, ये बहुत सारे नर्व्स हैं, नर्व्स की कमी नहीं है, लेकिन इसमें कहीं भी मस्तिष्क नहीं है। तो ये कौन से में आता है? निडरिया में आता है। किस में आता है जी? जो संघ लिखवाए थे उस संघ में किस में आता है जी? निडरिया में आता है। उसी तरह से अगर नर्व्स किया जाए तो सी स्टार, समुद्री तारा मछली जो आपकी होती है, तारा मछली, ये तारा मछली कहने के लिए मछली नहीं है, ये केवल नाम है मछली, लेकिन ये मछली नहीं है। तारा मछली जो है इकाइनोडर्मेटा में आता है। किस में आता है जी? इकाइनोडर्मेटा के अंदर में आता है, ठीक। इसमें भी इस तरह के नर्व्स पाए जाते हैं, लेकिन ब्रेन इनके अंदर में भी उपस्थित नहीं होता है। चलिए तो हम आगे बढ़ें, समझ गए चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है जी? 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। लेकिन अगर पूछ लेता कि महिलाओं में भार कितना होता है, किसमें? महिलाओं में भार कितना होता है, तो महिलाओं में 50 ग्राम कम, यानी 1300 से 1350 ग्राम होता है। महिलाओं में पूछता तो 1300 से 1350 ग्राम होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलिए ये तो आप बता ही देंगे, आप खुद बताने का प्रयास करेंगे, आप खुद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में खुद ही कमेंट करिए। क्रेनियम क्या है? मस्तिष्क की बाहरी परत, मस्तिष्क में भरा हुआ द्रव, वह ढांचा जिसमें मस्तिष्क क्या रहता है जी? सुरक्षित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? ये इनमें से है या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइए। क्रेनियम यही ऊपर वाला भाग ही तो क्रेनियम है, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है जी? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्रेनियम जो है वह ढांचा है जिसमें मस्तिष्क क्या होता है जी? सुरक्षित होता है, जिसमें मस्तिष्क क्या होता है जी? सुरक्षित होता है, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, आगे चलते हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि किस लॉब के कारण हम सुन सकते हैं, यानी हियरिंग जो है किस लॉब के कारण होती है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि लॉब होते कितने प्रकार। अगर हमारे मस्तिष्क में देखें, अगर हम अपने मस्तिष्क में देखें, इस तरह से अगर मान लीजिए मस्तिष्क है, तो इनमें कुल मिलाकर 4 लॉब हैं। कितने लॉब हैं जी? 4 लॉब हैं। 1 2 3 4। कितने लॉब हैं जी? 4 लॉब हैं। और चारों लॉब का अलग अलग कार्य होता है। चारों लॉब का क्या होता है जी? अलग कार्य होता है। अगर हम आपको फिगर से
दिखाने का प्रयास करें, अगर हम आपको फिगर से दिखाने का प्रयास करें तो देखिए हमारे पास में 4 लॉब हैं। कितने लॉब हैं जी? तो हमारे पास 4 लॉब हैं, जिसमें फ्रंटल लॉब है, टेम्पोरल लॉब है आपका, अगला है पेरिट्रियल लॉब है, ऑसिपिटल लॉब है। देखिए हमसे पूछा है सुनने का कार्य, तो सुनने का कार्य जो है टेम्पोरल लॉब करता है, टेम्पोरल लॉब करता है जो लैंग्वेज, मेमोरी, हियरिंग और इमोशन का कार्य करता है। क्या करता है जी? लैंग्वेज मतलब भाषा जो हम बोल रहे हैं उसको नियंत्रित करेगा, मेमोरी को, हियरिंग को और इमोशन को करने का प्रयास करता है। अगर उसी तरह से आगे अगर देखें तो फ्रंटल लॉब क्या करता है? ये हमारे बिहेवियर को, साथ साथ में हमारा मूवमेंट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी ज़्यादा कितनी कम, ये और स्पीच भाषण को नियंत्रित करता है। उसी तरह से पेरिट्रियल लॉब है तो ये इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, सेंसेशन, रीजनिंग, दिमाग लगाना, ये सारी चीज़ें इसका काम है। ठीक, तो हमारे से पूछा गया है कि हियरिंग का, तो हियरिंग का काम जो है टेम्पोरल लॉब का है, जबकि बिहेवियर पूछता तो बिहेवियर का काम किसका है जी? फ्रंटल लॉब का है। आपसे अभी ऐसा 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एक हियरिंग का और एक हियरिंग के साथ साथ मेमोरी भी पूछा जाता है। हियरिंग के साथ क्या पूछा जाता है जी? मेमोरी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा टेम्पोरल लॉब का कार्य है। किसका काम है जी? टेम्पोरल लॉब का कार्य है। चलिए, तो आप इसमें से ये क्वेश्चन था आपका, तो बताइए कौन सा आंसर होगा, किस लॉब के कारण है जी? तो सुनने का कार्य किसका है? तो टेम्पोरल लॉब का कारण है। किसके कारण है जी? टेम्पोरल लॉब के कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, चलिए आगे है कि मेनिंजिस आवरण में पाए जाने वाली 3 परतों का क्या नाम है? अब पहला बात यह है कि मेनिंजिस होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका ब्रेन है, ये आपका मान लीजिए ब्रेन है, तो इस ब्रेन को भगवान ने एक झिल्ली से सुरक्षा दिया है जिसका नाम है मेनिंजिस। जिसका नाम क्या है जी? मेनिंजिस। जिसका क्या नाम है जी? मेनिंजिस नाम है। क्या नाम है जी? मेनिंजिस नाम है। और ये जो मेनिंजिस होता है 3 भाग में होता है। कितने भागों में होता है जी? 3 भाग में होता है। आपका डूरामेटर, आर्कोनाइड मेटर और पियामेटर। तीसरा कौन सा है जी? पियामेटर। अच्छा, अगर मेनिंजिस में चोट लग जाए, तो मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है जी? मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है जी? मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि मेनिंजिस आवरण में पाए जाने वाली 3 परतों का क्या नाम है? तो डूरामेटर, आर्कोनाइड मेटर और पियामेटर। और क्या है जी? पियामेटर। ये तीनों सही हैं। आपको फिगर से भी दिखाने का प्रयास करते हैं। आप इसको लिख लीजिए, वैसे फिगर से भी आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिए, अगर हम परत की बात करें तो आपके सामने आपका जो परत है, ये ऊपर वाला आपका क्रेनियम है, बोन है जो किसका बना हुआ है? क्रेनियम का। इससे नीचे आपकी जो झिल्लियां हैं वो 3 में है। कितना? 1, 2 और ये आपका 3। तो एक ये हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली। तो आपके पास कितनी परतें हैं जी? 3 परतें हैं। आपके पास कितनी परतें हैं? तो 3 परतें हैं। चलिए अलग अलग रंग से दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। तो ये 3 परतें हैं। सबसे नीचे वाली परत है आपका पियामेटर, बीच वाला आर्कोनाइड और दूर वाला क्या है जी? डूरामेटर। इसका तरीका याद करने के लिए बताए हुए थे कि 2 दोस्त हैं, 2 लड़कियां हैं, एक जगह बात कर रही हैं और एक उदास हो गई है। तो उसने पूछा कि बताओ क्या मैटर हो गया है, क्या बात है? तो बोल रही है हमारा पिया से मैटर हो गया है। किससे मैटर हो गया है जी? पिया से मैटर हो गया है, लेकिन बता नहीं रही है। तो बोल रही है अरे बताओ ना, अरे बताओ आर्कोनाइड, अरे बताओ ना क्या मैटर हो गया, क्या दिक्कत हो गया है? तो बोल रही है कि वो दूरे दूरे रह रहा है हमसे। ठीक, तो याद करने का ये तरीका है। ये जो है आपको फिगर से हमने समझा दिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला फिर से वही क्वेश्चन आ गया है आपका, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है कि प्रमस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध कितने लॉब से विभक्त होता है?
तो ये क्वेश्चन हम आपको छोड़ देते हैं, पीछे हमने बता भी दिया है। तो अब ये आप खुद बताने का प्रयास करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। आप जो है खुद कमेंट करेंगे और बताने का हमें प्रयास करेंगे। हम आपके ऊपर में ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला दिया है कि मेनिंजिस की परतों का बाहर से अंदर की ओर सही क्रम क्या है। तो बाहर से अंदर की ओर अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए, सबसे बाहर में क्या है? डूरामीटर। डूरामीटर के बाद क्या है? आर्कोनाइडमीटर। और आर्कोनाइडमीटर के बाद क्या है जी? पियामीटर। आर्कोनाइडमीटर के बाद क्या है जी? पियामीटर। तो आप बताइए सबसे पहले कौन सा होगा? अब सबसे पहले कौन सा होगा? ऑप्शन के साथ जाइए। डूरामीटर, आर्कोनाइडमीटर, पियामीटर। डूरामीटर, आर्कोनाइडमीटर, पियामीटर। देखिए यहाँ पे फिगर से देख लीजिए, डूरामीटर, आर्कोनाइडमीटर और पियामीटर। ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे डूरामीटर, आर्कोनाइडमीटर, पियामीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर वो इसका जस्ट उल्टा पूछता, अंदर से बाहर की ओर, क्या पूछ देता? अंदर से बाहर की ओर, तो सबसे पहले पियामीटर, फिर आर्कोनाइडमीटर और फिर कौन सा हो जाता जी? आपका हो जाता डूरामीटर। कौन सा हो जाता? डूरामीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको पता है कि अगर ये हमारा मस्तिष्क है तो हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। फोर ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं जी? फोर ब्रेन, आपका मिड ब्रेन, अगला है आपका मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। तो कितने भागों में बांटा गया है जी? तो आपका 3 भागों में बांटा गया है। यानी आंसर जो है उपयुक्त में से सभी होगा। आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त में से सभी होगा। आगे आपको अगर फिगर होगा तो फिगर से दिखा देते हैं। देखिए ये आपके सामने फिगर है। ये आपका बड़ा वाला जो इलाका है ये फोर ब्रेन है। जो ये बीच वाला इलाका है, ये जो बीच वाला इलाका है इसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। और जो आपका ये वाला इलाका है, ये वाला जो इलाका है पूरा ऐसे, ये वाला जो इलाका है आपका कौन सा है जी? हिंड ब्रेन है। तो सबसे बड़ा वाला भाग, सबसे ये वाला क्या है जी? सबसे बड़ा वाला भाग है। तो ये जो है फोर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क। सबसे छोटा वाला भाग मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। और जो बच गया यानी कि बीच वाला भाग आपका, बीच का मतलब क्या है? बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो जो बच गया वो कौन सा भाग है जी? हिंड ब्रेन है। वो कौन सा भाग है जी? हिंड ब्रेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्न में से किसे मेटेनसिफेलॉन भी कहा जाता है? किसे मेटेनसिफेलॉन भी कहा जाता है? तो आप इसे बताने का प्रयास करिए कि किसे। अब इससे पहले आपको ये देखना होगा, इससे पहले देखते हैं, अगर फिगर होगा तो आपको बेहतर समझा देंगे। चलिए मेटेनसिफेलॉन है, चलिए कोई बात। तो फिगर है, फिगर के हिसाब से ही आपको समझा देंगे सब कुछ। निम्न में से किसे मेटेनसिफेलॉन के नाम से जाना जाता है? तो मेटेनसिफेलॉन के नाम से अगर हम देखें, ऑप्शन क्या क्या है? सेरेबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। देखिए जो आपके ये 3 हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये तीनों के तीनों अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। किसके भाग हैं जी? अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के भाग हैं। किसके भाग हैं जी? फोर ब्रेन के भाग हैं। जबकि जो सेरिबेलम है ये जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है यानी हिंड ब्रेन का भाग है। किसका भाग है जी? पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का भाग है। किसका भाग है जी? हिंड ब्रेन का भाग है। अगर ये होते, इनमें से कोई अगर होता, हाइपोथैलेमस या थैलेमस में से कोई होता, तो डाइसेफेलॉन का भाग होता है। किसका भाग होता है जी? ये जो है डाइसेफेलॉन के भाग होते हैं। किसके? डाइसेफेलॉन के भाग होते हैं। डाइसेफेलॉन के भाग होते हैं। तो आप बताइए, ये मेटेनसिफेलॉन बोला है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा जी? सेरिबेलम हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा जी? सेरिबेलम हो जाएगा। आप जो है फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए
अगर हम आपको मस्तिष्क को इस तरह से देखें, इस तरह से अगर हम अपने मस्तिष्क को देखें तो मस्तिष्क का यही वाला भाग आपका पश्च मस्तिष्क है, यानी कि यही वाला भाग आपका पश्च मस्तिष्क है, जिसमें आपको इसको किस नाम से जाना जाता है जी? मेटेसिफ्लोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जी? मेटेसिफ्लोन के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर ये सेरेब्रम होता, कौन सा भाग होता? सेरेब्रम होता, तो इसे टेलेसेफ्लोन के नाम से जाना जाता। जबकि जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं वो डाइसेफेलॉन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं जी? डाइसेफेलॉन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? तो बताइए, सबसे पहला है सेरेबेलम। नहीं, सेरेबेलम किसका भाग है जी? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है जी? पश्च यानी हाइंड ब्रेन का भाग है। तो ये तो नहीं हो सकता पहला ऑप्शन। दूसरा है आपका प्रमस्तिष्क, जी बिल्कुल ये जो है उसका भाग है। और डाइसेफेलॉन, बिल्कुल ये भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, क्योंकि इसी के दो भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। दूसरा कौन सा होता है जी? हाइपोथैलेमस। दूसरा कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक, तो आपके पास में ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग आते हैं, तो प्रमस्तिष्क और डाइसेफ्लोन। इसका मतलब इसमें आंसर कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। आंसर होगा बी और सी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि मस्तिष्क मुख्य रूप से किसका बना हुआ होता है? मस्तिष्क मुख्य रूप से किसका बना हुआ होता है? मांसपेशियों का, तंत्रिका का, कोशिका द्रव्य का? इनमें से कोई नहीं। आप जो है कमेंट करने का प्रयास करिए, बताने का प्रयास करिए कि मस्तिष्क जो है किसका बना हुआ होता है। तो मस्तिष्क जो है बना हुआ होता है आपका तंत्रिका कोशिका का। किसका बना हुआ होता है जी? तंत्रिका कोशिका का। ये जो है आपका तंत्रिका कोशिका है, कुछ इस तरह से आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। कुछ इस तरह से आपका तंत्रिका कोशिका होती है। कुछ इस तरह से आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्सॉन कहते हैं। इस वाले को माइलिन स्टिथ कहते हैं। इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं जी? एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ये वाला आपका न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है। ये आपका क्या है जी? न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। ये वाला आपका सेल बॉडी है। क्या है जी? सेल बॉडी है, सेल बॉडी। और ये जो झोटा जैसा दिखाई दे रहा है ये आपका डेंड्राइट्स होता है। क्या होता है जी? डेंड्राइट्स होता है। अगर आप यहाँ पे समझ गए तो ठीक है, नहीं तो हम आपको फिगर से समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक, अगर स्लाइड में फिगर होगा तो बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अगर स्लाइड में होगा तो ठीक, नहीं तो आगे देखा जाएगा। चलिए देखिए, ये आपका न्यूरॉन की संरचना है। ये क्या है जी? न्यूरॉन की संरचना है, आगे दी हुई है। तो ये आपका न्यूरॉन की संरचना है। तो आपको हमने जैसे बताया, ये जो छोटा छोटा लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो बीच में है इसको हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? केंद्रक कहते हैं। ये वाला जो इस तरह से ऐसे है, ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सेल बॉडी। ये वाला जो है आपका एक्सॉन है। क्या है जी? एक्सॉन है। और ये जो ऊपर में इस तरह का है इसको हम लोग माइलिन स्टिथ के नाम से जानते हैं। माइलिन सिथ के नाम से जानते हैं। और ये जो लास्ट में इस तरह से निकला हुआ है, इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। फोटो को जरूर ध्यान रखा करिए, क्योंकि फोटो से क्वेश्चन हमेशा 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। फोटो से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डाइसेफेलॉन के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? तो अभी जस्ट हम आपको समझाए हैं कि डाइसेफेलॉन के अंतर्गत आपका
थैलेमस आता है और दूसरा कौन सा आता है जी, हाइपोथैलेमस आता है। यानी डाइसेफेलॉन के अंतर्गत आपका थैलेमस भी आएगा और हाइपोथैलेमस आएगा। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी दोनों आते हैं, इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, आपका ए और बी दोनों सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, आप खुद बताने का प्रयास करिए कि डाइसेफेलॉन किसका प्रमुख भाग है। डाइसेफेलॉन किसका प्रमुख उपभाग है, तो बताइए, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो आप बताएंगे अग्र मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन का भाग है। किसका भाग है जी, फोर ब्रेन का भाग है। किसका उपभाग है जी, तो फोर ब्रेन का उपभाग है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, किसी बाहरी ध्वनि का असर मस्तिष्क में कितनी देर तक रहता है, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। तो किसी भी बाहरी ध्वनि का मस्तिष्क पे जो असर है वो लगभग 1/10 सेकेंड रहता है। कितना रहता है जी, 1/10 सेकेंड रहता है। और 1/10 का मतलब होता है 0.1 सेकेंड। 1/10 का मतलब है 0.1 सेकेंड। तो आज आपका क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ, आज का सीरीज यहीं पे आपका ख़त्म होता है। चलिए आप आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमें पता चले। और आप ये भी बताइएगा आगे हम किस टॉपिक पे अगला क्वेश्चन लेकर आएँ। जिनका भी ज़्यादा मैसेज, जिस टॉपिक का ज़्यादा मैसेज रहेगा हम उसी टॉपिक पर फिर अगला क्लास लेकर के आएंगे। तो आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करने का प्रयास करिए। तब तक के लिए जय हिंद,